सिखाए थे, तो वो सिखाए थे बेटा है के लिए इज लगा देना, है ना। हूँ के लिए क्या लगा देना, एम लगा देना, और जो है हो के लिए क्या लगा देना, आर लगा देना, है ना, ARE। और ये भी बताया गया था हैं के लिए क्या लगा देना, आर लगा देना। लेकिन ये केवल स्टार्टिंग फेज में थी, है ना। अब ये अगर आप यही चीज़ माइंड में रखते हैं हो जाएंगे गलत, है ना, ये चीज़ तुरंत गलत हो जाएगी। अच्छा, गलत होने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि स्टार्टिंग फेज के लिए तो सही था, अब सही नहीं है। अगर हम कहते हैं महात्मा गांधी, ध्यान से देखना, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। अब देखिए यहाँ पर तो माइंड में क्या सेट है के लिए आर लगाओ, क्या महात्मा गांधी के साथ में आर लगेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, है ना। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो स्टेज था केवल स्टार्टिंग के लिए ही सही, है ना, क्योंकि तब दिमाग छोटा था, लेकिन अब दिमाग क्या हो गया, डेवलप हो गया। अब आपको यहाँ आर नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना इज लगाना है, और नहीं आपको बहुत ज़्यादा हिंदी मीनिंग से ध्यान देना है ना, आपको बहुत ज़्यादा हिंदी मीनिंग से नहीं ध्यान देना है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर इज और यहाँ पर हो जाएगा नेशन, फादर ऑफ नेशन, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर ऑफ नेशन। ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा आपको हिंदी मीनिंग भी लेकर नहीं चलना है, क्योंकि हिंदी मीनिंग केवल आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, देयर, फिर यहाँ डैश कर देंगे, 7 मेंबर्स इन पार्टी, और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इज आएगा, आर आएगा, और यहीं पर है ना इज आएगा, आर आएगा। अब यहाँ फिर यहाँ दूसरा दे देगा देयर, फिर यहाँ देयर दे देगा, है ना। ओनली वन मेंबर इन पार्टी, क्लियर, इन पार्टी। अब यहाँ पर आपको भरना है ई जाएगा या आर आएगा। तो यहाँ पर यही देखो, यही देयर है, एक ही वर्ड है, लेकिन यहाँ देयर के साथ आर आ रहा है, और यहाँ देयर के साथ क्या आ रहा है, ई जा रहा है। अब यहाँ पर आपको देयर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, जैसे माइंड में हमेशा फिट रहता है ना कि सबसे पहले वाले के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हाँ, लेकिन यहाँ एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट ये देयर के साथ इज भी आएगा, देयर के साथ आर भी आएगा, डिपेंड करेगा कंडीशन, है ना। क्वेश्चन इस तरह से पूछा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अभी एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, अभी एक क्वेश्चन ही आया था, सॉल्व किया था, वहाँ पर ऐसे आ गया था सी था वहाँ पर, है ना, ऐसे क्वेश्चन था, सी डाइड, है ना, और यहाँ डैश था और यहाँ लिख दिया गया था कैंसर, और यहाँ पर ऑप्शन यहाँ था फ्रॉम आएगा, बाई आएगा, या विद आएगा, या ऑफ आएगा, ऐसे ऑप्शन आएगा। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, मिस्टर, क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। और सच कह रहा हूँ, ऐसे मुस्कुराते हुए ऐसे फ्रॉम लगा कर आओगे, गजब का, बधाई हो, ये हो गया गलत, बाई भी नहीं होगा, तो ऑफ होगा, विद नहीं, है ना, बधाई मतलब ये बाई भी नहीं होगा, है ना। इसका रीज़न क्या है भाई, देखो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आप हिंदी मीनिंग से सोच कर लगा रहे हो ना, वह कैंसर से मर गई, अच्छा फ्रॉम मतलब फ्रॉम से वाली फीलिंग आ रही है ना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑफ आएगा, और यहाँ ऑफ का अर्थ से भी नहीं निकलेगा, है ना, कैंसर से मरी, यहाँ पर ये फिक्स प्रीपोजिशन है कि डाइड, अगर किसी डिजीज के लिए आता है तो वहाँ पर ऑफ ही लगेगा, और कोई प्रीपोजिशन आ ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं FP, फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप
और ये एकेडमिक लेवल हो, ये एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन है। कंपटीशन है कुछ और कंपटीशन लेवल में ऐसे पूछ लिया जाएगा, यही क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर इस तरह से दे देंगे, देखिए वहाँ पर इस तरह से दे देंगे सी डाइड, एक ऑप्शन ये, और यहाँ पर दे देंगे फ्रॉम कैंसर, है ना, और यहीं पर दे देंगे नो एरर। तो लग तो सही रहा है, नो एरर लगो, गलत हो जाता है। थर्ड पार्ट में एरर है, फ्रॉम के स्थान पर क्या होना चाहिए, ऑफ। ये कंपटीशन वाला क्वेश्चन ऐसे घुमा देंगे। तो आगे का फ्यूचर, आगे का आपका एग्जामिनेशन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा आज आप क्या करें, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जामिनेशन हैं सब एनसीईआरटी पैटर्न पर ही हैं, और एकेडमिक लेवल पूरा का पूरा एकेडमिक लेवल आपका एनसीईआरटी ही चल रहा है। क्लियर है ना। तो भाई कुछ भी पढ़ो, कभी किसी चीज़ को छोटा मत समझो, अगर आ रहा है तब भी रिविजन कर लो आराम से। क्लियर है ना। जैसे अभी ईजेमार लग तो अरे यार ये तो आता है, ठीक है पहला बिल्कुल आता है, लेकिन अभी आगे देखना, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको याद रखना है सिमिलर सब्जेक्ट के साथ में, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ में आपका लगता है इज, सिमिलर सब्जेक्ट हिंदी मीनिंग देखना ही नहीं, और सिमिलर सब्जेक्ट में आता कौन है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, और भाई कोई एक नेम आता है। अब इतना ही याद रहता है सबको, और इतने से भी काम नहीं चलने वाला। यहाँ प्रश्न है, आप कौन सा नया रूल लेकर आए। याद तो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सबको यही रहता है, ही से इट और वन नेम के साथ ही से लगेगा, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक होता है जीरंड और एक होता है इन्फिनिटिव, इनके भी साथ क्या लगता है, इज ही लगता है, और जीरंड इन्फिनिटिव हमेशा सिंगुलर केस में यूज होते हैं। नहीं पता है। अब प्रश्न है जीरंड क्या होता है, यानी कि वर्ब कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो जाती है तुरंत वो एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है, या वर्ब के पहले अगर पहली फॉर्म के पहले टू लग जाता है तुरंत वो एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है। जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेंटेंस भी है ये चीज़, जैसे अक्सर बोला जाता है कि खेलना लाभदायक होता है, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब बताइए यहाँ पर खेलना तो वर्ब है, लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में क्या किया जाता है, बात की जाती है। खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते, किसके बारे में बात हो रही है, खेलने के बारे में हो रही है। और इसको ये वर्ब है, खेलना क्या आपका एक्शन है, ये तो वर्ब है, लेकिन प्रयोग कहाँ करना है, एज अ सब्जेक्ट। और जब वर्ब को समझ लो, जब वर्ब को एज अ सब्जेक्ट यूज करना हो तो वहाँ पर दो केस आएंगे, या तो उसको आप बदल दो जीरंड के फॉर्म में, जीरंड का मतलब उसमें आईएनजी लगा दो फर्स्ट फॉर्म में, या जो उसको आप बदल दो इन्फिनिटिव के केस में, और इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, उसके पहले क्या लगा दो, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो, दो केस है ना। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं प्लेइंग करते हैं, यानी कि जीरंड बना देते हैं प्लेइंग, और यहाँ पर होता है, अब हर चीज़ का हिंदी से भी नहीं तो चलो है कि इंग्लिश ईज हो गया, होता है कि इंग्लिश का हो गया, यहाँ पर ईज ही होगा, है ना। फिर यहाँ पर यूजफुल फॉर हेल्प, यूजफुल फॉर हेल्प, है ना। अब यहाँ पर अब बताइए, इज तो ही सी इट वन नेम, इसमें से तो कोई है ही नहीं, है ना। अगर कोई ये याद किए रहेगा, एकदम मान लो इस पर एकदम कमांड बना लिया, एकदम कसम खा लिया, है ना, कि ही सी इट और वन नेम के ही साथ सिंगुलर मतलब इज लगेगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही रहेगा, है ना। ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा कि यहाँ पर इज के स्थान पर आर दिया रहेगा, तो कहेगा इस तो होगा नहीं, इस तो चारे के लिए लगता है। सबसे पहले मतलब सही ऑप्शन को ही मुस्कुराते हुए गलत कर देगा, अरे भाई इस तो होगा नहीं यार, आर ही होगा, समझिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन
नेम, लेकिन इसके साथ जेरंड इंफिनिटिव के भी साथ क्या लगेगा, ईच लगेगा। क्लियर है ना, समझे इतना। दूसरा नंबर, आर का यूज किसके साथ होता है, तो आर का यूज होता है प्लूरल के साथ। आर का यूज किसके साथ में होता है, प्लूरल के साथ में होता है। आर का यूज होता है फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आता है, ध्यान देना, यू आता है, बी आता है, दे आता है ना, और टू नेम और मोर देन टू नेम आता है, ये चीज़ आता है ना। लेकिन याद रखना, अगर बात कर लिया जाए, अब दो स्पेशल केस होता है ना, एक होता है इट और एक होता है देयर। ध्यान देना, ये दोनों भी सब्जेक्ट होते हैं लेकिन अपना कोई अर्थ नहीं देते। जैसे हम कहें वर्षा होती है, तो आप इसकी मीनिंग बताते हो इट रेन्स, वर्षा होती है, लेकिन क्या यहाँ इट का कोई मतलब निकल रहा है भाई? यह इट का अगर मतलब भी आप निकालोगे, यह वर्षा होती है, तो क्या यह के लिए आया है? नहीं। इसी तरह देयर भी होता है, इसी तरह आपका देयर भी होता है। जैसे हम कहते हैं देयर आर या देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब बताओ, क्या यहाँ देयर का अर्थ वहाँ से आप निकाल रहे हो, वहाँ एक राजा था? नहीं, देयर इट का यूज तो हुआ है, लेकिन ध्यान दो, एक राजा था, वाज अ किंग, यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई रहना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए कोई ना कोई। तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के लिए इनको लाकर रख दिया गया है। ये डल होते हैं, डल, नील होते हैं, नील एकदम से, है ना, मतलब बेकार होते हैं, नील होते हैं। क्लियर? या ये होते हैं इंट्रोडक्टरी, केवल इंट्रोडक्शन के लिए, कोई मतलब नहीं इनका, केवल ये सब्जेक्ट की जगह यूज हो गए, सब्जेक्ट की जगह यूज हो गए, है ना। इसको इंट्रोडक्टरी मतलब इट या देयर जो होता है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। मतलब ये अगर कहीं यूज हुआ है तो अपना एक अर्थ नहीं देता, ये अपना ये अर्थ नहीं देता है। अब ये इट और देयर का ये पूरा का पूरा एक यूज है, यानी इट का यूज पढ़ाया जाएगा, पूरा एक लेक्चर उसी में हो जाएगा, देयर भी पूरा एक लेक्चर, है ना, तब जाकर आपको सब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो पाएगा। क्लियर? और दूसरा नंबर बात किया जाए तो यहाँ पर ध्यान देना, इट के साथ हमेशा या तो इज आएगा या तो क्या आएगा, वाज आएगा या बिल आएगा, है ना। ध्यान देना, प्रेजेंट में इज वाज, कभी वर यानी प्लूरल का यूज नहीं होता, लेकिन ये जो देयर है ना, ये जो देयर है, देयर के साथ आपका इज भी आता है और भाई आर भी आता है, वाज भी आता है और वर भी आता है। डिपेंड करता है इसके आगे आने वाला सब्जेक्ट, अगर सिमिलर केस में ये है तो यहाँ पर जैसे यहाँ देखो देयर वाज अ किंग, यहाँ पर देयर के अनुसार वाज नहीं लगा है, आ किंग के अनुसार लगा है। आ किंग ये सिमिलर है इसलिए वाज है ना। एक्चुअल में अभी देखा जाए अभी सब्जेक्ट ही नहीं कंप्लीट, क्लियर? तो सब्जेक्ट में आपका इट भी आता है और देयर भी आता है, तो सबसे पहले हम क्यों ना सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर दिए, है ना। मानते हैं ये इज एम आर वाला जो थोड़ा आपको टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हाँ जहाँ सब्जेक्ट वर्ब इज इट का यूज देयर का यूज ये सारा क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझना आसान है ना। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं इट का यूज कहाँ पर कैसे, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, देयर इज अ चाइल्ड इट इज क्राइंग, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मली लोगों की माइंड में ये रहता है कि इट का यूज नॉन लिविंग के लिए, नहीं, इट का यूज जेंडर कन्फ्यूजन के लिए किया जाता है, जेंडर कन्फ्यूजन के लिए भी, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो कि मेल है या फीमेल है। जैसे देयर इज अ चाइल्ड, यहाँ पर एक चाइल्ड है, एक बच्चा है ना। इट इज क्राइंग, अगर इट लगा है वो रो रहा है या रो रही है, मतलब वो मेल भी हो सकता है
और फीमेल भी हो सकता है। अगर आपने इट के प्लेस पर ही लगा दिया, इसका मतलब आपने श्योर कर दिया कि वो मेल ही है। आपने सी लगा दिया, इसका मतलब आपने श्योर कर दिया कि वो फीमेल है। लेकिन अगर आपने इट लगाया तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो कि वो मेल है कि फीमेल है। अब इसके साथ कूलर में रखा क्लियर है ना? तो इट का यूज जेंडर कन्फ्यूजन के लिए ये पहला यूज हो गया। समझ में आया है ना? समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर? दूसरा नंबर देखिए, इट का यूज किया जाता है नेचुरल कॉजेज के लिए। ध्यान देना, इट का यूज किया जाता है आपका नेचुरल कॉजेज के लिए किया जाता है। नेचुरल कॉजेज का मतलब आपदाओं के लिए, नेचुरल हैजर्ड्स के लिए, नेचुरल हैजर्ड्स के लिए यानी प्राकृतिक आपदाओं के लिए, है ना? प्राकृतिक आपदाओं के लिए किया जाता है इसका यूज। जैसे आप ध्यान दें, और जब ये रनिंग कंडीशन में हो उस समय, अच्छा ये रनिंग कंडीशन क्या है? जैसे हम कहें बारिश हो रही है, हम कहें, ध्यान देना इधर, बारिश हो रही है, एक से है ना? और एक हमने कह दिया कि बारिश, है ना, बारिश, बारिश होना, बारिश बड़ी सुहानी होती। ध्यान देना, बारिश बड़ी सुहानी होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है। क्लियर है ना? ध्यान देना, यहाँ भी बारिश हो, बारिश नेचुरल कॉजेज है, नेचुरल हैजर्ड्स है यहाँ भी, लेकिन यहाँ रनिंग कंडीशन में कि बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ पर इट का यूज आता है। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, बारिश बड़ी सुहानी होती है, यानी कि यहाँ बारिश रनिंग कंडीशन में नहीं है ना? अब यहाँ पर इट का यूज करने की कोई नीड नहीं, यानी कि जब कोई नेचुरल हैजर्ड्स हो, प्राकृतिक घटनाएं हो, चाहे वो बारिश होना, चाहे वो जैसे दिन, मौसम, ये सारा महीना, मंथ, जैसे आज मंगलवार है, इट इज टुडे होता है ना? आज मंगलवार है, इट इज टुडे होता है। लेकिन कहते हैं मंगलवार, एक मंगलवार जो है कल मंगलवार है, जैसे देखो अभी इससे पहले बता दें, फिर वो मंगलवार हो, तो यहाँ बारिश बड़ी सुहानी होती है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? रेनिंग या टू रेन, बारिश होना, है ना? एक्चुअल में बारिश होना यहाँ पर, है ना? तो यहाँ रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर दो? टू रेन, या आप क्या कह सकते हैं? रेनिंग, है ना? अब इसे भी बताएंगे, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा ING लगता है। क्लियर है ना? टू रेन या रेनिंग, और इज वेरी प्लीजेंट, बहुत सुहावनी होती है, बहुत सुहानी होती है ना? ये चीज़ होगा आपका। लेकिन अब जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं आज मंगलवार, अगर क्या कह दिया जाए आज मंगलवार है, भाई स्पीकिंग में चल जाएगा टुडे इज मंडे, लेकिन ग्रामर तुरंत आपको गलत काट देगा। और ऐसा है नहीं कि आपको कंपटीशन में नहीं बैठे, और आजकल जितने भी कंपटीशन है, लगभग हर कंपटीशन में इंग्लिश का क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना? तो यहाँ पर आप यहाँ बताओगे इट इज मंडे टुडे, सॉरी इट इज ट्यूजडे मंडे, अरे सॉरी टुडे, आप ये बताओगे। लेकिन अगर कह दिया जाए मंगलवार सप्ताह का दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन होता है, तो आप क्या बताओगे? क्या आप यहाँ इट लगाओगे? यहाँ इट नहीं, हाँ, तो यहाँ पूरा, क्योंकि अब ऐसा समझो कि इसको बात ट्यूजडे इज द सेकंड डे ऑफ वीक, डन है ना? इस तरह से तो दूसरा यूज हो गया कि इट का यूज कहाँ किया जाता है? नेचुरल कॉज या नेचुरल हैजर्ड्स के लिए। क्लियर है ना? टाइम के लिए क्लियर, जैसे 12 बजे, इट्स 12 o'clock, वहाँ पर क्या हो जाएगा? इट्स 12 o'clock। और बाकी ये तो ठीक है कि इट का यूज नॉन लिविंग के लिए ठीक है, तो पुराना हो गया, है ना? अब देखिए, ये जो इट है, इट का यूज दिस या डैट के प्लेस में किया जाता है, दिस या डैट के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं दिस इज अ पेन, ध्यान से देखना, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। अब दोबारा यह के लिए दिस नहीं लगाएंगे,
दोबारा लगाएंगे इट इज रेड, यह रेड है। दिस यहाँ पर दिस का मतलब यहाँ भी यह है, यहाँ भी यह है। नॉन लिविंग क्या, लेकिन इसे ये नहीं बोलेंगे दिस इज अ पेन, दिस इज अ रेड, दिस इज गलत हो जाएगा, है ना। इसके रिप्लेस में किया जाता है ना इट का यूज। और कहाँ किया जाता है? हाँ, एक भाई नॉन और हाँ एनिमल्स के केस में ध्यान देना, एनिमल्स के लिए किया जाता है। क्लियर है ना। जैसे हम कह दें गाय हमारी माता है, क्या दूध देती। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, काऊ इज आवर मदर, गाय हमारी माता है, मान लो। क्लियर है ना। काऊ इज आवर मदर, यह दूध देती। तो यहाँ दिस लगाओगे नहीं, यहाँ पर क्या लगाओगे? इट गिव्स। आप कह दो यहाँ सी लगाओगे, ही लगाओगे नहीं। भले ही आप करो नहीं काऊ तो भाई फीमेल है, लेकिन एनिमल्स के लिए क्या लगता है? इट लगता है। तो यहाँ मेल फीमेल ही या सी लगाने की कोई बात ही नहीं है ना। इट गिव्स अस मिल्क, ये हमें मिल्क देती। देन हुआ ना इट का यूज एनिमल्स के सेंस में। क्लियर है ना। और इट का यूज नॉन लिविंग के सेंस में जैसे यहाँ पर होगा। लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम नहीं करेंगे, सेकंड टाइम है ना, सेकंड टाइम में करेंगे। और जैसे हम कह दें यह एक सुहावना दृश्य है, तो आप बोल सकते हैं इट इज अ प्लीजेंट, इट इज अ ब्यूटीफुल सीन, है ना, अ ब्यूटीफुल सीन। ये चीज़ आप कह सकते। अगर हम कहते हैं इट इज अ ब्यूटीफुल, इट इज अ ब्यूटीफुल बेबी, तो अभी भी यहाँ कंफ्यूजन है कि बेबी है मेल में कि फीमेल में, है ना, इसलिए इट लगा। अगर आप यहाँ कर दे सी इज, एकदम क्लियर हुआ कि बेबी सी ही। लेकिन एक बेबी ये भी होता है भाई, इस बेबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के ग्रुप को बेबी कहते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। डन है, समझ में आया। तो ये था आपका इट का यूज। और इसी चीज़ को अगर आप बुक में देखेंगे भाई कई सारे रूल बनाता था बकायदा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऐसे तो आप रूल से ही परेशान एकदम दिमाग खराब। सिंपल सा भाई इट का यूज आपका जेंडर कन्फ्यूजन हो, नेचुरल कॉजेज जब रनिंग कंडीशन में हो, है ना, और दिस या डेड के रिप्लेस में, और जो है एनिमल्स के सेंस में। क्लियर है, सिंपल सा। बस अब इसमें क्या रखना, टाइम के सेंस में आप करो। क्लियर, समझ में। अब नेक्स्ट आता है आपका देयर का यूज। तो देयर का यूज कल की क्लास में।